हेलो गाइस, वेलकम टू चंद्रिका क्लासेस। तो आइए आज हम आपको एक सिस्टम की तरफ लेके चलते हैं, आपको बताते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के विषय में। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो देखते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है। देखिए, यह जो श्वसन तंत्र होता है यह एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। ऑक्सीडेशन मतलब होता है ऑक्सीकरण। इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसलिए एक ऐसा प्रोसेस है, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। फिर उसके बाद क्या होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होने के बाद हमें क्या होता है, एनर्जी मिलती है। जब फूड का ऑक्सीडेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या होता है, हमें एनर्जी मिलती है, उसके साथ साथ हमें हीट भी मिलता है। तो क्या होते हैं, ये जो हीट यानी ऊष्मा जो बनता है ये दो तरीक़ों से बनता है। पहला तो हो गया रिस्पिरेटरी सिस्टम। रिस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू हमें क्या मिलती है, हमारी बॉडी में ऊष्मा बनती है, हीट बनता है। और दूसरा होता है ब्लड सर्कुलेशन। जब ब्लड का सर्कुलेशन होता है उस समय हमारे बॉडी में भी हीट बनता है। इन दोनों केस में क्या होता है, हमारी बॉडी हीट क्रिएट करता है। और जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका यह दोनों सिस्टम या दोनों क्या सारे सिस्टम बंद हो जाते हैं और बॉडी जो होता है ठंडा होने लगता है या ठंडा हो जाता है। और नीचे इससे बात करें तो इसका है कैटाबॉलिक प्रोसेस। यह जो रिस्पिरेटरी सिस्टम होता है ये कैटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं। ये दो चीज़ होते हैं, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक माने किसी भी चीज़ को काट देना, कैटाबॉलिक माने किसी भी चीज़ को काट देना, और एनाबॉलिक माने किसी चीज़ को जोड़ देना। तो एक ऐसा प्रोसेस है, एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। ये क्या होता है, रिस्पिरेटरी सिस्टम। अब थोड़ा सा हम थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं कि कौन कौन से जीव अपने किस किस ऑर्गन के थ्रू क्या करते हैं, रिस्पिरेशन करते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है स्तनधारी। स्तनधारी जैसा कि आप जानते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म है, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो क्या करें, अपने बच्चे को दूध पिलाएं, उसको हम बोलते हैं स्तनधारी या क्या बोलते हैं, मैमल। तो क्या करते हैं मैमल, अपने लंग हमने क्या करते हैं, फेफड़े के थ्रू क्या करते हैं, वो रिस्पिरेशन करते हैं। जब हम छोटे होते हैं तब उनसे पूछा जाए कि आपका श्वसन ऑर्गन क्या है या रिस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, तो हम बोलते थे नाक। नहीं, नाक भी नहीं है। अगर नाक को बंद कर ले तो क्या होता है, हम अपने मुंह से भी सांस लेते हैं। तो न तो हमारा नाक न तो मुंह, ये कोई श्वसन ऑर्गन नहीं है। हमारा श्वसन ऑर्गन होता है क्या, फेफड़ा यानी लंग। ये जो हमारे नाक है या नोज है हमारा, ये क्या होता है, ये रिस्पिरेटरी पाथ है। ये एक रास्ता प्रदान करते हैं जिससे ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है। उसके बाद देखते हैं कीट। कीट जो होते हैं, कीट कैसे रिस्पिरेशन करते हैं, वो अपने ट्रैकिया के थ्रू, ये हमारा आया है ये ट्रैकिया, ये ट्रैकिया के थ्रू, ये इसी के थ्रू क्या करते हैं, अपना रिस्पिरेशन क्या करते हैं, कर लेते हैं। उसके आगे आते हैं कोई जलीय जंतु। कोई भी जलीय जंतु हो, अगर वो पानी में रहता है तो वो उसके शरीर में एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं गिल, जिसको हम बोलते हैं गिल, उसको क्लोम कहा जाता है। वो क्लोम के थ्रू क्या करते हैं, अपना रिस्पिरेशन कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा मेढक के विषय में। मेढक क्या होता है, वो तीन तरह से वो अपना सांस ले सकता है। मेढक जो होते हैं वो जल, थल और भूमि के अंदर यानी तीनों जगहों पर क्या करते हैं, विद्यमान होते हैं। तो अगर मेढक की बात करें तो मेढक अगर वो छोटा है, अगर मेढक छोटा है तो उस मेढक के लार्वे को हम बोलते हैं टैडपोल। और टैडपोल हमेशा पानी में रहता है। तो टैडपोल क्या करते हैं, अपने गिल्स के थ्रू क्या करते हैं, रिस्पिरेशन कर लेते हैं। अगर वो मेढक बड़ा हो जाता है यानी जवान हो जाता है तो वहाँ पर जवानी में तो क्या करता है, भूमि पर रहता है या तो भूमिगत यानी भूमि के नीचे रहता है। जब वो भूमि पर रहता है तो वो कैसे, फेफड़े के द्वारा श्वसन क्रिया करता है। और जो भूमि के अंदर रहता है तो वो क्या करता है, अपनी त्वचा यानी अपनी स्किन के द्वारा क्या करता है, श्वसन कर लेता है। टैडपोल, जब हम छोटे थे तो जो टैडपोल होता है वो मछली की तरह दिखता है। उसको हम अपने घर ले आते थे, उसको पालते थे, तो बड़ा होकर ससुरा क्या बनता था, वो मेढक बन जाता था। तो हमें पता नहीं लगता था वो मेढक है कि वो मछली, ठीक है। तो वो टैडपोल होते थे। अब आइए थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं रिस्पिरेशन रेट के विषय में। रिस्पिरेशन रेट क्या होता है, रिस्पिरेटरी रेट जो होते हैं वो जब कोई बेबी होता है, अगर वो अपने माँ के यूट्रस में यानी फीटस में है तो वो रिस्पिरेशन नहीं करता।
क्यों? रिस्पायरेशन नहीं करने का मीन्स ये होता है कि वो उनकी प्लेसेंटा के थ्रू ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो जाता है, लेकिन उसमें कोई भी रिस्पायरेटरी ऑर्गन जैसे लंग्स ये सब को एक्टिव नहीं होते, वो इतने डेवलप नहीं हो पाते कि वो क्या करें, रिस्पायरेशन कर सकें या एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर सकें। इसलिए क्या होता है, वो प्लेसेंटा के थ्रू क्या रिस्पायरेशन कर लेते हैं। हम अगर एक ह्यूमन एडल्ट की बात करें तो वो 1 मिनट में 12 से 17 बार, ये एवरेज है, इससे कम ज़्यादा हो सकते हैं, 12 से 17 बार क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं 1 मिनट में। ठीक, उसके बाद क्या होगा कि वी ब्रीथ अबाउट 16,000 टू 24,000 टाइम्स पर डे। हम क्या करते हैं, एक दिन में लगभग 16,000 से 24,000 बार हम सांस लेते हैं। ये एक एवरेज है, ठीक है, इतनी बार हम सांस ले सकते हैं, ये एवरेज है। और उसके बाद क्या होता है, वी एक्सचेंज 11,000 लीटर ऑफ एयर, वी एक्सचेंज 11,000 ऑफ लीटर ऑफ एयर ऑफ एटमॉस्फेयर। हम क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर के एयर को, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों है, दोनों का जो हम एक्सचेंज करते हैं वो कितना लीटर करते हैं दिन भर में, हम इतना लीटर 11,000 लीटर दिन भर में एक्सचेंज हम कर सकते हैं। ये था रिस्पायरेशन रेट। ठीक, तो ये था रिस्पायरेशन रेट। तो हम थोड़ा सा अब बात करते हैं रिस्पायरेशन एंड इट्स टाइप। देखिए, रिस्पायरेशन में थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में देखेंगे क्या, थोड़ा सा देख लेते हैं इसका। ब्रीदिंग और रिस्पायरेशन दो चीज़ें होती हैं, ब्रीदिंग और रिस्पायरेशन। ब्रीदिंग क्या होती है, ब्रीदिंग ए फिजिकल प्रोसेस है, ब्रीदिंग इज ए फिजिकल प्रोसेस इन विच intake of oxygen from the atmosphere and excrete out of the carbon dioxide from the lungs। क्या होता है इसमें ब्रीदिंग में कि हम क्या करते हैं, ब्रीदिंग इज सिंपली इनटेक ऑफ फ्रेश एयर। क्या करते हैं, बस हम क्या करते हैं, फ्रेश एयर को हम इनटेक किए, अपने अंदर लिए, किसके थ्रू, अपने नेजल कैविटी या नोज के द्वारा अंदर लिए। उसके बाद क्या हुआ, रिमूवल ऑफ फाउल एयर, जो हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में, हमारे सेल्स में जो CO2 यानी फाउल एयर बना है, उसको हम लंग से एक्रीट आउट कर दिया, यानी हम अपने लंग से बाहर कर दिए, उसको हम बोलेंगे क्या, फ्रॉम दी बॉडी। ठीक, तो क्या हुआ, ब्रीदिंग इज क्या, फिजिकल प्रोसेस है। हम सांस को लिए, उसके बाद हम सांस को कुछ देर बाद छोड़ दिए, यह क्या, ब्रीदिंग प्रोसेस है, ये फिजिकल प्रोसेस होता है। लेकिन रिस्पायरेशन एक केमिकल प्रोसेस है, ये सेलुलर लेवल पर होता है रिस्पायरेशन। इसमें क्या होता है, रिस्पायरेशन इज डिफाइंड एज द एक्सचेंज ऑफ इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन। क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन, यानी जो इन्वायरमेंट का ऑक्सीजन है उसको हम एक्सचेंज कर लिए, किसके साथ कर लिए, CO2 के साथ। कहाँ प्रोड्यूस हुआ CO2 कहाँ प्रोड्यूस हुआ, इन द सेल के अंदर जो CO2 था प्रोड्यूस हुआ था, उसके साथ हम एक्सचेंज कर लिए ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। कब ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, यानी फूड के ऑक्सीडेशन के दौरान, जब फूड का ऑक्सीडेशन हो रहा था, फूड क्या हो रहे थे, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट रहे थे, उसी समय क्या हो गया, हमारे बॉडी में जो CO2 है वो एक्सचेंज हो गया बाहर के O2 के साथ, यानी ऑक्सीजन के साथ। ये था रिस्पायरेशन। अब देखते हैं रिस्पायरेशन के टाइप। रिस्पायरेशन के 2 टाइप होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, एक होता है इंटरनल। एक्सटर्नल यानी बाहर रिस्पायरेशन, बाह्य श्वसन, और इंटरनल माने अंतः श्वसन। अब ये एक्सटर्नल माने बाह्य श्वसन, इसका मतलब शरीर के बाहर नहीं होता, वो होता है शरीर के अंदर। लेकिन होता क्या है इसमें, केवल लंग बनी फेफड़ा और जो हमारा ब्लड होता है उसके बीच होता है। लेकिन जो हमारा इंटरनल होता है वो हमारे ब्लड और टिश्यूज के दोनों के बीच में होता है। आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन कितने होते हैं, 2 होते हैं। ये एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, इसको बोलते हैं हम क्या, बाह्य श्वसन, और इंटरनल रिस्पायरेशन, इसको बोलते हैं अंतः श्वसन। बाह्य श्वसन का मतलब हुआ कि एक्सचेंज ऑफ रिस्पायरेटरी गैस में कौन कौन आएंगे, CO2 एंड O2। कौन कौन आएंगे, CO2 और O2 गैस आएंगे। क्या हुआ, कहाँ, किसके बीच, बिटवीन द लंग एंड ब्लड, यानी खून यानी रक्त और लंग के बीच में क्या हो गया, ये एक्सचेंज हो गया CO2, और इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। और हम देखते हैं इंटरनल रिस्पायरेशन में क्या होता है, अंतः श्वसन। यह भी हमारी बॉडी के अंदर ही होता है, लेकिन एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू, किसके बीच, ब्लड और टिश्यू के बीच में, ये हमारा इंटरनल रिस्पायरेशन हमारा क्या होता है,
होता है या रिस्पायरेशन हमारा संपन्न होता है। अब हम देखते हैं कुछ इसके आगे रिस्पायरेटरी सिस्टम, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, तब तक हम आगे बताते हैं। अब हम छोटी सी एक टॉपिक है जिसे फेजेज ऑफ रिस्पायरेशन इसका नाम है, उसके विषय में थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। फेज ऑफ रिस्पायरेशन कितने होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। पहला टाइप होता है इंस्पिरेशन, सेकेंड टाइप होता है एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन, इन में किसी चीज़ को अंदर लेना, तो हम क्या अंदर लेंगे? अभी हम रिस्पायरेशन पढ़ रहे हैं, इसमें हवा को अंदर लेंगे। क्या लेंगे? हवा को अंदर करेंगे। और एक्स माने क्या करना? आउटसाइड, फ्रॉम द आउटसाइड क्या करेंगे? हम किसी भी चीज़ को नहीं बाहर कर देंगे। क्या हम बाहर कर देंगे? हवा को बाहर कर देंगे। तो हम एक्सपिरेशन में क्या करते हैं? इंस्पिरेशन में क्या करेंगे? इसको हम करेंगे कि जब हम सांस को लिए, जैसे हम इनटेक ऑफ ऑक्सीजन किए, ये इनटेक ऑफ एयर किए, वो हो गया, इंस्पायरेशन हमारा समाप्त हो गया। जैसे हम सांस को अंदर ले लिए, इंस्पायरेशन हो गया, उसको हिंदी में बोलते हैं निश्वसन। इसको बोलते हैं हिंदी में निश्वसन, इंस्पायरेशन हो गया। और होता है सेकेंड एक्सपिरेशन। जैसे हम क्या किए, अंदर से हवा को हम क्या किए? बाहर निकाल दिए। अंदर से हवा को बाहर निकाल दिए, उसका नाम है निह शोषण। क्या करते हैं? उसमें बस 2 बिंदी लगाते हैं, निह शोषण। क्या कर दिया? हम बाहर हवा को बाहर निकाल दिए। तो क्या करते हैं? एयर एंटर्स इनटू द लंग्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। क्या होता है इसमें? हम क्या एटमॉस्फेयर में एयर को अंदर लेते हैं। यह कैसा प्रोसेस है? एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस है। और जब हम इंस्पिरेशन करते हैं, माने जब हम सांस को लेते हैं, इसमें हमारा एनर्जी खर्च होता है, इसमें हमें एनर्जी लगती है क्या करने में? इंस्पिरेशन करने में। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, एक्सपिरेशन में कोई एनर्जी नहीं होता। यह एक पैसिव प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस? पैसिव प्रोसेस। फिर देखिए, जब हम सांस को लेते हैं अपने अंदर, तो उसमें हम केवल ऑक्सीजन को नहीं लेते, उसमें मिक्स ऑफ गैसेस होता है। उसमें कई सारे गैस होते हैं जिसको हम साथ में ले लेते हैं। तो देखिए, जब हम इंस्पिरेशन करते हैं, हमारे सांस को अंदर लेते हैं, जैसे ही सांस को अंदर लिए, तो हमें ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों की याद करने की, क्योंकि ये जितना परसेंट यहाँ दिख रहा है उतना एटमॉस्फेयर में पहले से मौजूद है। आपको पता है कि नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में कितना होता है? 78 मैंने अंदर लिया। ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में कितना? 21 मैंने अंदर लिया। और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है? 0.03%, उतना मैंने अंदर ले लिया। तो जितना एटमॉस्फेयर में था उतना हम सांस के थ्रू क्या लिए? अंदर कर लिए। लेकिन जब हम छोड़ते हैं, क्वेश्चन यहीं से पूछेगा कि कितना परसेंट छोड़ते हैं, कितने परसेंटेज कमी या वृद्धि होती है, ये आपसे पूछेगा। तो उसमें क्या होता है? इसमें केवल 4% का ऑक्सीजन और CO2 यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का केवल 4% का क्या होता है? अदला बदली एक्सचेंज होता है। देखिए, जितना हमने लिया था, कितना लिया? नाइट्रोजन 78% लिया, 78% छोड़ दिया, इसका कोई काम हमें नहीं है। हमने कितना लिया? O2 यानी ऑक्सीजन 21%। और कितना हम छोड़े? 17% छोड़े। इसका मतलब 4% लिए थे ज़्यादा और छोड़े कम। इसका मतलब क्या हुआ कि हम 4% कहीं ना कहीं यूज कर रहे हैं अपने शरीर में, अपने बॉडी में कहीं ना कहीं इसका हम मेटाबोलाइज कर रहे हैं। फिर क्या हुआ? CO2 कितना लिए? 0.03%, मतलब 1% नहीं 0%। और छोड़ कितना रहे हैं हम? 4%। 4% क्या छोड़ रहे हैं? माने 4% का हेरी फेरी हुआ। इसमें क्या हुआ? 4% की कमी हुई, इसमें 4% की वृद्धि हुई। तो क्या हुआ? 4% का एक्सचेंज हुआ इसमें। तो क्या हुआ? कितना हमने लिया? 78 लिया। कितना छोड़ा? 78 छोड़ दिया। ऑक्सीजन कितना लिया? 21 एटमॉस्फेयर में था, 21 ले लिया। और कितना में छोड़ा? 17 छोड़ दिया, 17%। ऑक्सीजन कितना था? 0.03% लिया। और कितना छोड़ा? 4% हमने क्या कर दिया? एक्सक्रीट आउट कर दिया या शरीर से बाहर कर दिया। ये था फेज। अब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन के विषय में। रेस्पिरेटरी ऑर्गन, अब हम इसी क्रम में थोड़ा सा आपको आगे बताते हैं। क्या बताना है आपको? अब बताते हैं हम आपको रेस्पिरेटरी पाथ, ये श्वसन मार्ग क्या होता है। तो देखिए, जिस तरह से मैंने आपको बताया था डाइजेस्टिव सिस्टम के विषय में कि आहार नाल क्या होते हैं। आहार नाल क्या होता था कि जिस मार्ग से या जिस रास्ते से हमारा जो भोजन है वो पेट में जाता है, आमाशय में जाता है, उसको हम आहार नाल बोलते हैं। और जिस रास्ते से या जिस मार्ग से हवा हमारे शरीर के अंदर जाती है उसको हम बोलते हैं
श्वसन मार्ग या रेस्पिरेटरी पाथ। दोज पाथ इन विच एयर प्रोसीड एंड टिल द लंग्स आर कॉल्ड द रेस्पिरेटरी पाथ। माने ऐसा मार्ग जिस मार्ग से होकर हवा हमारे शरीर के अंदर या लंग्स के अंदर पहुंचती है उसे हम बोलते हैं श्वसन मार्ग। अब श्वसन मार्ग में कई सारे ऑर्गन आते हैं जिसको हम एक एक करके देखते हैं। तो आप देखते हैं कि शुरुआत में सबसे पहले श्वसन जो होता है हम कहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपनी नाक से। तो नाक से क्या शुरू करते हैं श्वसन में, तो देखते हैं हमारे पास हमारे नाक में 2 नेसल पोर होते हैं। क्या होते हैं, ये नेसल पोर होते हैं। जो आपको नाक का जो छिद्र दिखते हैं इसको नेसल पोर बोलते हैं। अब जैसे ही नेसल पोर में आप जाएंगे तो आप देखते हैं नेसल पोर में छोटे छोटे बाल होते हैं, उसको हम बोलते हैं नेसल हेयर। उसका काम होता है कि हवा में जो भी धूल की कण है उसको रोक देना या ट्रैप करना या वायु को क्या करें, प्यूरिफाई करना। कभी कभी ऐसा होता है कि जहाँ ज़्यादा धूल होते हैं या जहाँ बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड एरिया होता है वहाँ पे हम श्वसन करते हैं तो क्या होते हैं कि धूल की कण हमारे नाक के बालों में नहीं रुक पाते, ठीक। लेकिन जब हम नाक में उंगली डालते हैं तो देखते हैं हमारे नाक में क्या चिपचिपा पदार्थ लग जाता है, उसको हम बोलते हैं म्यूकस। उसको बोलते हैं म्यूकस। वो म्यूकस इसका मतलब ये नहीं कि आपको सर्दी हुआ है, ऐसा नहीं। म्यूकस आपके नाक में हमेशा बना रहता है। क्योंकि हमारे नेसल हेयर में फंसे हुए धूल के कण अगर वो अंदर जाते हैं तो वो क्या करें, म्यूकस उसको ट्रैप कर लें या म्यूकस उसको अपने पास चिपका लें। तो एक हफ्ते बाद क्या होता है, हम अपने नाक को साफ करते हैं तो कुछ सारे उसमें से क्या निकलते हैं, गंदगी निकलती है। वो क्या होते हैं, वो धूल की कण ही होते हैं जो कई सारे दिनों से क्या होते हैं, ट्रैप करते करते वो थोड़ा से मोटे हो जाते हैं। उसको हम क्या करते हैं, साफ कर देते हैं, ठीक। उसको बस साफ कर लिए। फिर क्या हुआ, जैसे ही हम नासा छिद्र से अंदर गए, नासा मार्ग मिला, अब हम पहुँचते हैं कहाँ, ग्रसनी। आप देखते हैं ये ग्रसनी है, ठीक। ये नोज है, नोज में जैसे आगे जाएंगे देखेंगे ये ग्रसनी है। तो आप देखते हैं कि ग्रसनी क्या है, एक कॉमन पैसेज है। मुंह का हवा और नाक का हवा आगे चल के ग्रसनी में जाके मिलता है, ठीक। अगर आप नाक को बंद कर लें तो आप, ऐसा नहीं कि आपकी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। अगर नाक को आप बंद कर लेते हैं तो आप अपने मुंह से भी सांस ले सकते हैं, लेकिन मुंह से सांस लेने से ये हमारे के जो क्या प्रॉब्लम होगा कि जो भी धूल के कण वो सीधा आपके कहाँ पहुँचेंगे, रेस्पिरेटरी ऑर्गन में या लंग्स में पहुँच सकते हैं, ठीक। उसमें इतने सारे ट्रैपिंग सिस्टम नहीं लगे हैं जिस तरह से हमारे नाक में होते हैं। तो जो मशीन या जो सिस्टम जिस काम के लिए बना है उसका उसी काम में यूज करते हैं या करना चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए। तो क्या करते हैं, हम अपने मुंह से सांस ज़्यादा समय तक नहीं ले सकते। इससे क्या होगा, हमारे जो श्वसन संबंधित रोग होते हैं वो जल्दी आपको हो सकते हैं। तो अब आते हैं, फेरिंग्स पढ़ लिए हम। अब जैसे ही फेरिंग्स के नीचे आएंगे हम लैरिंग्स देखते हैं। लैरिंग्स क्या होता है, जो हम अभी बोल पा रहे हैं आपसे, जो हम आपको बता पा रहे हैं, आपसे बातें कर पा रहे हैं, ये किसकी वजह से, लैरिंग्स की वजह से। इसको बोलते हैं, लैरिंग्स को बोलते हैं वॉइस बॉक्स। क्या बोलते हैं, इसका नाम, दूसरा नाम है वॉइस बॉक्स। क्या होता है इसको, इसका हिंदी नाम है स्वर यंत्र। जो हम बोल पाते हैं इसी लैरिंग्स की वजह से। यही क्या होता है, वाइब्रेशन शुरू होता है जिससे हम किसी चीज़ को हम क्या बोल पाते हैं। अब हम जैसे उसके नीचे आएंगे हम बात करते हैं ट्रैकिया की। अब ट्रैकिया क्या है, ट्रैकिया आप देखते हैं इसको बोलते हैं श्वास नली। श्वास नली ये एक नली होती है और ट्रैकिया एक नली होती है जो क्या पहुँचता है आगे चल के, बाइफोरगेट्स इन 2 पार्ट। क्या होते हैं, आगे चल के 2 भागों में बट जाते हैं। 2 भागों में बट जाते हैं तो इसका नाम अभी हम बताएंगे। पहले आप देखते हैं ट्रैकिया में आप देख रहे हैं कुछ रिंग की तरह, ये क्या होते हैं, एक रिंग होते हैं। मान लीजिए ये पाइप है, ये पाइप है, इसमें क्या अंदर की तरफ ऐसे से रिंग लगे होते हैं, ठीक। उसी तरह से ट्रैकिया क्या होता है, रिंग से बना होता है। ये रिंग किस चीज़ के बने होते हैं, ये कार्टिलेज के बने होते हैं। कार्टिलेज क्या होता है, कार्टिलेज एक सॉफ्ट टाइप ऑफ बोन होता है, एक कोमल बोन होते हैं, हड्डी होती है जो थोड़ी सी लचीली होती है, उसका ये कार्टिलेज रिंग बना होता है। जो क्या करता है, अगर हम क्या करते हैं, सांस ले रहे हैं तो ठीक, लेकिन जिस समय थोड़ी देर हम सांस रोक देते हैं उस समय हमारा ये जो पाइप है या नली है ये चिपक न जाए, ठीक है। अगर चिपक जाएंगे तो आप क्या ऐसे अटक जाएंगे, तो अब चिपक न जाए इसके लिए क्या होगा, इसमें रिंग लगी होती है कि जब इसमें वायु ना हो तो ये रिंग पाइप जो हो वो चिपके ना, ठीक।
चिपके ना, इसलिए इसमें रिंग लगी होती है ट्रैकिया में। अब ट्रैकिया आगे होता है क्या, दो भागों में बढ़ जाते हैं। ट्रैकिया प्रोसीड बाइफुरगेट्स इनटू टू पार्ट नेम्ड ब्रोंकाई। ब्रोंकाई, अब हम पढ़ते हैं ब्रोंकाई के विषय में। ब्रोंकाई क्या, श्वसनी ब्रोंकाई। इसका ये ब्रोंकाई जो पढ़े ये प्लूरल है, दो पार्ट इसका नाम है ब्रोंकाई, लेकिन जब हम प्लूरल सिंगुलर पढ़ेंगे इसका नाम ब्रोंकस होता है। इसको ब्रोंकस बोलेंगे, इसको ब्रोंकस बोलेंगे, लेकिन जब दोनों को एक साथ मिला के बोलेंगे तो पढ़ेंगे ब्रोंकाई। ब्रोंकाई क्या होता है, ट्रैकिया का अगला भाग ब्रोंकाई में जाके खुलता है या ब्रोंकाई से जुड़ता है। ठीक, तो उसके बाद क्या हुआ, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई का एक पार्ट अगर देखें उसको ब्रोंकस कहते हैं। फिर देखेंगे ब्रोंकस आगे चल के ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाते हैं। किसमें, ब्रोंक्यूल्स में। ये ब्रोंक्यूल्स है आपका, इसको बोलते हैं श्वसनिका। आप देख रहे हैं कि ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई आगे चल के कई सारे ब्रांचेज में क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। इस सभी ब्रांचेस को मिला के हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स का क्या काम होता है कि यह ब्रोंक्यूल्स आगे चल के प्रोसीड होके कहाँ जुड़ते हैं, एक एल्विलाई से जाके जुड़ते हैं। ब्रोंक्यूल के टर्मिनल पर क्या होते हैं, एक वायु शैक होते हैं। क्या होते हैं, एयर शैक, एयर शैक जुड़े होते हैं, एयर शैक। ठीक, एयर शैक जुड़ते हैं जिसको हम बोलते हैं एल्विलाई। कहाँ लिखा गया है एल्विलाई, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे। इसका नाम क्या है, इसका नाम है एल्वियोलाई। इसका नाम एल्विलाई है, या पढ़ते हैं एल्विलाई के विषय में। इसको बोलते हैं वायु कोपिका। जो हमारा, यही हम देखते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जो हमारा वायु का एक्सचेंजेबल होता है, यानी CO2 का हमारे ब्लड में, और ब्लड में जो भी O2 है वो हमारे एल्विलाई में, जो ये एक्सचेंज होते हैं वो यहीं पर, कहाँ पर, हमारे एल्विलाई में होते हैं। हमारी रिस्पायरेटरी, पूरी रिस्पायरेटरी सिस्टम का रिस्पायरेटरी यूनिट क्या है, ये क्या है, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्विलाई। यही दोनों क्या होते हैं, इसकी यूनिट होते हैं। जैसे हम आप किडनी में बताए थे, किडनी में उसका क्या होता है, किडनी में उसका यूनिट क्या होता है, उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। उसका नाम नेफ्रॉन है, यूनिट उसका नाम नेफ्रॉन है। और हमारे ब्रेन की बात करें, अगर ब्रेन की यूनिट की बात करें, उसका नाम न्यूरॉन है। ठीक, उसी तरह से इसका यूनिट क्या होते हैं, इसका यूनिट है ब्रोंक्यूल्स एंड ब्रोंकाई। ये दोनों यूनिट होते हैं किसका, रिस्पायरेटरी सिस्टम का। हम आगे चलते हैं, ब्लड। ब्लड क्या होते हैं, मान लीजिए ये ब्लड है, क्या, ये ब्लड है, हीमोग्लोबिन। हम सांस लिए, वायु अंदर गया, इसके पास ब्लड के पास पहुंचा, तो ये ब्लड क्या करते हैं, ब्लड क्या करते हैं, इस एल्विलाई से ऑक्सीजन को अपने पास खींच लेंगे, अपने पास खींच लेंगे, कहेंगे ऑक्सीजन अपने पास खींच लेंगे। उसके बाद ये ब्लड सारे टिश्यू सेल में सारे पहुंचा देंगे, सबको बांट देंगे। क्या करेंगे, एक तरफ से सबको क्या करेंगे, ऑक्सीजन बांट देंगे, और कहेंगे ले लो, ये लो, ये तुम लो, ये सबको ऐसे करके बांट देते हैं। बोलेंगे ये लिए ऑक्सीजन आया है, सब लोग ले लीजिए, ऑक्सीजन आया है। क्या करेंगे, पूरे शरीर में, हमारे सिर के बाल से लेके हमारे पैर के नाखून तक पूरे सेल्स में क्या होता है, ऑक्सीजन क्या बांट दिया जाता है, किसके द्वारा, हीमोग्लोबिन के द्वारा। और सारे सेल से, बाल के सेल से, नाखून के सेल से लेकर सभी सेल से क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 क्या करते हैं, अपने पास ले लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड मुझे दे दो और ऑक्सीजन ले लो। क्या, कौन कहता है, ये ब्लड। तो इसके पास क्या हो गया, अभी क्या आ गया, अभी CO2 आ गया। अभी CO2 क्या करेगा, इसको दे देगा, किसको, वापस एल्विलाई को दे देगा, पहुंचेगा किसके पास, उसके पास एल्विलाई क्या होगा, ये एल्विलाई से सीधे सीधे ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ट्रैकिया, ट्रैकिया से, ऐसे करते करते हमारे शरीर से बाहर हो जाते हैं CO2। उसके बाद आगे बात करते हैं, ब्लड हो गया, अब बात करते हैं सेल। सेल में पहुंच गया तो सेल क्या करेंगे, उस ऑक्सीजन को सेल क्या करेंगे, सेल अपनी एक्टिविटी को अंजाम देंगे। एक्टिविटी क्या उनकी है कि सेल माइटोकॉन्ड्रिया को दे देंगे ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन पाने के बाद माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल चलती है, जिसके फलस्वरूप एनर्जी बनता है। क्या होता है, क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल चलता है उस सेल में, जिसके फलस्वरूप एनर्जी बनता है। उसी एनर्जी को फिर हम क्या करते हैं, अपने फंक्शन में यूटिलाइज कर लेते हैं, अपने फंक्शन में उस एनर्जी को हम क्या कर लेते हैं, फिर अपने फंक्शन में लगा देते हैं। इससे एनर्जी फिर हमें मिल जाती है। फिर यही प्रोसेस बार बार यही प्रोसेस होते रहते हैं, और हमें ऑक्सीजन क्या होते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते रहते हैं। और एक चीज़ और, अब आपको बता दें, आप देख रहे हैं कि ये क्या है,
हमारा लंग है, आप देख रहे हैं लंग डबल मेम्ब्रेन, क्या होता है, लंग डबल मेम्ब्रेन से क्या कवर्ड है। तो आप देखते हैं इस डबल मेम्ब्रेन का क्या नाम होता है, इसका नाम प्लूरा है। क्या नाम है इसका, इसका नाम है प्लूरा मेम्ब्रेन। इसका नाम प्लूरा मेम्ब्रेन है। इसका काम क्या है, प्लूरा मेम्ब्रेन और इसका इनर मेम्ब्रेन के बीच में क्या होते हैं, गैप होते हैं, स्पेस होते हैं। उस स्पेस में थोड़े से लिक्विड भरे होते हैं, उस लिक्विड को बोलते हैं प्लूरा मेम्ब्रेनल फ्लूइड, ठीक है, या प्लूरा फ्लूइड उसका नाम है, जो क्या करता है कि हमारे लंग को बाय चोटों से बचाते हैं, ठीक, बाय चोटों से बचाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, प्रिवेंट द फ्रिक्शन, हमारे जो लंग्स है उसको फ्रिक्शन से यानी घर्षण से भी बचाते हैं। कौन बचाता है, ये प्लूरा मेम्ब्रेन और उसके साथ साथ इसमें जो फ्लूइड भरे होते हैं वो, ठीक। तो आपने क्या देखा, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। रेस्पिरेटरी ऑर्गन कुल मिला के 10 भागों में बटे होते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन बटे होते हैं 10 भाग में, तो उनका नाम देखिए क्या था, नजल पोर, ठीक। उसके बाद क्या था, नजल कैविटी, फिर क्या है, नजल पोर, नजल कैविटी। उसके बाद हम अंदर जाएंगे, यहाँ मुंह के अंदर, उसका नाम है फेरिंग्स। फेरिंग्स के अंदर जाएंगे, उसके नीचे आएंगे लैरिंग्स। लैरिंग्स के बाद आएंगे ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद क्या होगा, ट्रैकिया में क्या होगी, ट्रैकिया आगे चल के 2 भागों में बढ़ जाते हैं, जिसका नाम क्या है, ब्रोंकियोल्स। फिर ब्रोंकियोल्स आगे चल के कई सारे ब्रांचेस में बढ़ जाते हैं, कई सारे ब्रांच में बढ़ जाते हैं, उसका नाम ब्रोंकियोल्स है। और ब्रोंकियोल्स का टर्मिनल पोर्शन एल्विलाई में जुड़ा होता है, जिसको हम एयर सैक बोलते हैं। एल्विलाई जिसको हम एयर सैक बोलते हैं, उसी में क्या होता है, हमारा एयर का एक्सचेंज प्रोसेस होता है। अब हम आपको आगे बताते हैं, अगले टॉपिक के विषय में देखते हैं। तब से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक हम आपको अगले टॉपिक के विषय में बताते हैं। अभी देखिए, इसमें फेरिंग्स मैंने नाम लिया, तो आपने यह भी सोचा होगा कि आखिर ई फेरिंग से ही भोजन यानी फूड और एयर माने हवा कैसे जाता है, दोनों एक साथ उसी पाइप से कैसे जा सकते हैं, इसको हम आइए थोड़ी सी रफली डायग्राम के साथ समझते हैं। डायग्राम जो बनाता हूँ मैं वो रफली है थोड़ा सा, इसको समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए ये हमारी, नहीं ऐसे नहीं हो, मान लीजिए ये क्या है, ये हमारी फेरिंग्स है। फेरिंग्स क्या होते हैं, ऐसे आगे चल के बढ़ जाते हैं, ठीक। ये मान लेते हैं ये फूड पाइप है। फूड पाइप है माने क्या है, फूड पाइप। और ये क्या है, विंड पाइप, ठीक। अब देखिए, इसके लिए हम जब भोजन को खाते हैं तो ये भोजन यहाँ से आके यहाँ आते वक्त ये यहाँ जाएगा, यानी विंड पाइप में जाए या फूड पाइप में जाए, ये कौन डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है कौन, ये डिसाइड करता है एपिग्लॉटिस। क्या नाम है, एपिग्लॉटिस। इसका नाम क्या है, एपिग्लॉटिस। इसका नाम एपिग्लॉटिस है। ये क्या करता है, एक चौराहे की पुलिस की तरह काम करता है। चौराहे की पुलिस की तरह काम करता है। ये जो खड़े होकर काम नहीं करता, ये ऐसे खड़े होकर नहीं करता कि आप दाएं जाइए, आप इधर बाएं जाइए, ऐसे नहीं करता। ये क्या करता है, खुद ही जाके उस रास्ते को रोक देता है। क्या करता है, ये खुद ही जाके उस रास्ते को बंद कर देता है, एपिग्लॉटिस। तो देखिए कैसे, और इसको कंट्रोल करता है कौन, ब्रेन। कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन। हमारा जो दिमाग है एपिग्लॉटिस को कंट्रोल करता है। जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया, भोजन खाया, तो भोजन क्या हुआ, भोजन इस रास्ते से आएगा, तो क्या करेगा, ब्रेन से एक सूचना आएगी, एपिग्लॉटिस ब्रेन के पास सूचना भेजेगा। उसको क्या पूछेगा उससे कि ब्रेन साहब ये बताइए कि मुझे दाएं घूमना है या बाएं, ठीक, मुझे दाएं जाना है या बाएं, ये कौन बताएगा, ब्रेन बताएगा। तो ब्रेन क्या करेगा, नहीं, ब्रेन बताएगा एपिग्लॉटिस को, नहीं ये फूड है, ये भोजन है, इसको जाना है अमाशय में या पेट में जाना है, तो तुम क्या करोगे, तुम दाएं तरफ घूम जाना। ये एपिग्लॉटिस क्या करेगा, दाएं तरफ घूम जाएगा, माने विंड पाइप को क्या कर लेगा, बंद कर लेगा, ब्लॉक कर देगा, जिससे क्या होगा, भोजन आसानी से कहाँ पहुँच जाएगा, हमारे पेट में। हमारे पेट में भोजन पहुँच गया। फिर अगर मान लीजिए हम क्या किए, एयर ले लिए,
हवा यानी सांस ले रहे हैं, तो सांस लेने के बाद जब सांस एपिग्लॉटिस के पास पहुंचता है, एपिग्लॉटिस फिर संदेश भेजता है, पूछता है ब्रेन से, ब्रेन भाई साहब बताइए कि हमें किधर घूमना है, हमने दाएं जाना है या बाएं। तो ब्रेन क्या बताएगा, ब्रेन कहेगा नहीं नहीं नहीं, दाएं नहीं जाना है। ये एपिग्लॉटिस को कहेगा दाएं नहीं जाना है, ये हवा है, सांस लिया है आदमी ने, तो आपको कहाँ जाना है, लेफ्ट की तरफ जाना है। लेफ्ट की तरफ जाएगा, क्या कर लेगा, इसको ब्लॉक कर लेगा, तो आसानी से हवा कहाँ चली जाएगी, विंड पाइप में। कभी कभी ऐसा होता है कि हम खाना खाते समय बात करने लगते हैं, आपको भी पता होगा अच्छी तरह से, खाना खाते समय हम बात करने लगते हैं, या हम किसी चीज़ को याद करने लगते हैं, किसी को याद करने में क्या करते हैं, उसको याद करने लगते हैं, या उसके बारे में सोचने लगते हैं। समझ जाइए किसके विषय में बातें कर रहे हैं हम, या उसके हम ख्वाबों में सोचने लगते हैं। तो क्या करता है एपिग्लॉटिस, तो ब्रेन तो लगा है किसी बात को सोचने में, ब्रेन कहाँ है, किसी बात को सोचने में मस्त है, उसे क्या पता भोजन है कि हवा। तो एपिग्लॉटिस बार बार ब्रेन को संदेश भेजता है, ब्रेन भाई साहब बताओ बताओ बताओ। ब्रेन बकलोलवा लगा हुआ है किसी के ख्वाबों में, किसी के ख्वाब में लगा है, तो उसको क्या पता। तो क्या करता है, ये भी छोड़ देता है अपने आप को, चाहे जिधर घुमा देगा, अपने आप को जिधर घुमा देगा। मान लीजिए ये भोजन का कण है, ये आते हैं यहाँ पहुँचता है, इसको ब्रेन से संदेश मिला नहीं किधर घूमना, ब्रेन से इसको संदेश नहीं मिला है किधर घूमना है, ये गलती से घूम जाता है किधर, इधर। तो ये क्या करता है, फूड पाइप को बंद कर लिया, और हमारा जो भोजन है वो हमारा कहाँ पहुँच गया, फेफड़े में, यानी लंग में पहुँच गया। जब लंग में भोजन पहुँचता है, तो लंग में जैसे ही भोजन पहुँचा, तो देखता है कि अरे ये क्या आ रहा है, इतना बड़ा सा पत्थर कैसा आ रहा है। तो क्या करते हैं, लंग इसको धड़ाक से क्या करते हैं, मार के ऊपर कर देते हैं, माने इसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। जब जैसे ही धड़ाक से मारते हैं, तब से हमें हिचकी आती है, हमें क्या होता है, हमें हिचकी आ जाती है। फिर क्या करेगा, पूरे लंग जो होते हैं दोनों मिलकर लंग क्या करते हैं, देखते हैं कि सारा सब कुछ साफ हो गया कि नली नहीं साफ हुआ, फिर धड़ाक से मारते हैं। फिर धड़ाक से मारेंगे, क्या होता है, नली को साफ करते हैं। मतलब जितनी बार वो धक्का देंगे उतनी बार हमें क्या होती है, हिचकी आती है, तब तक जब तक कि ये वाली नली साफ ना हो जाए। तो क्या होता है, कभी कभी हमें ऐसा कभी हो जाता है कि हमें उल्टी भी हो जाती है, हमारे नाक मुंह सबसे निकलने लगता है। क्यों, ये हमारा लंग रिएक्ट करता है। कौन, हमारा जो लंग है वो रिएक्ट करता है, ये फूड पाइप में हमारे जो लंग में भोजन के कण पहुँचे उसको बाहर निकालता है। ठीक, तो उसी समय ये सब होता है। तो ये था, हम आपको बताना चाहते थे किसके विषय में, फेरिंग्स के विषय में। ये कैसे फेरिंग्स में आगे चल के फूड पाइप में फूड और विंड पाइप में हवा कैसे जाती है, ये हम आपको रफली डायग्राम से हम आपको समझाना चाहते थे। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको आगे ले चलते हैं, तब तक अब हम थोड़ा सा इसके फंक्शन के बारे में देखते हैं, इसका कार्य क्या है। इसका कार्य, पहला इसका कार्य है गैस एक्सचेंज। जैसा कि आपको अच्छी तरह से मैंने बताया कि CO2 एंड O2 यानी ऑक्सीजन और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज इसका काम होता है। सेकंड इसका होता है वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफाइंग। वार्मिंग क्या होता है, माने हमारे बॉडी को थोड़ा सा वार्म रखता है, यानी गर्म रखता है। कौन, किसकी वजह से, ये रिस्पायरेशन के थ्रू। और ये ह्यूमिडिफाइंग यानी हम जब सांस को छोड़ते हैं, इसका एक्सपेरिमेंट आप ठंड के सीजन में देख लेते हैं। अगर आप सांस को छोड़ते हैं तो आपको देखते हैं हल्का सा उस सांस में लेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है, यानी वेपर फेज में क्या होता है, वाटर पाया जाता है जो ह्यूमिडिफाई का काम करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं ऑल्फैक्शन क्या है, डिटेक्टिंग ऑफ स्मेल। क्या करते हैं, हमारे नाक में कोई भी स्मेल जाता है तो उसको डिटेक्ट करता है। कौन, ये ऑल्फैक्शन ऑर्गन पाए जाते हैं हमारे नोज में, जो क्या करता है, डिटेक्ट करते हैं हमारे स्मेल को। उसके बाद देखते हैं प्रिवेंशन ऑफ डस्ट लिखा है भाई, प्रिवेंशन ऑफ डस्ट पार्टिकल, यानी डस्ट पार्टिकल को रोकना। क्या करता है, हमारा नोज डस्ट पार्टिकल को रोकता है, और रोकने के बाद क्या होते हैं, कुछ डस्ट पार्टिकल को हमारे नाक से या नोज से बाहर निकालने के लिए हमारे रिफ्लेक्स एक्शन होता है। रिफ्लेक्स एक्शन में कभी कभी कफिंग हो जाते हैं, कफिंग रिफ्लेक्शन। और सेकंड होता है स्नीजिंग रिफ्लेक्शन, हमें छींक आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर में क्या है, ये हमारी बॉडी को क्या करता है, एक एवरेज तक क्या करता है,
टेम्परेचर क्या लिमिटेड रखता है, ठीक है, टेम्परेचर को बनाए रखता है कौन, रिस्पायरेशन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट लास्ट देखते हैं मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस। ये वाटर बैलेंस को मेंटेन करते हैं। ठंड के सीजन में जब आप क्या करते हैं, अपने सांस को नाक से मुंह से बाहर फेंकते हैं तो क्या होता है, आप देखते हैं कि भाप निकलते हैं, यानी वेपर फेज ऑफ वाटर क्या होते हैं, वो वेपर फेज ऑफ वाटर होते हैं, वो भाप होता है, उसमें वाटर होते हैं, वो वाटर को बैलेंस करते हैं। ठीक, ये था। अब आप इसको देख लिए। अब हम नेक्स्ट विषय में बताते हैं टीडल वॉल्यूम क्या होता है। टाइडल वॉल्यूम, टीडल वॉल्यूम, टीडल वॉल्यूम क्या है, एक बार में जितना सांस ले सकते हैं, माने आप एक बार में जितना सांस लिए, नॉर्मली आपने एक बार में सांस लिया तो उतने में उसको क्या, उसको टीडल वॉल्यूम बोलते हैं। मानिए आप टीडल वॉल्यूम में कितना सांस लेते हैं, कितना, 500 ml, आधे लीटर का, मानिए आधे लीटर जो बॉटल है उसमें जितनी हवा आएगी उतना आप क्या करते हैं, टीडल वॉल्यूम एक बार में ले सकते हैं। ठीक, एक बार। उसके बाद देखते हैं टोटल लंग कैपेसिटी, यानी टोटल लंग कैपेसिटी क्या है, एक बार में अधिकतम सांस की मात्रा, माने एक बार में हम अधिक से अधिक सांस। तो आज के लिए इतना है मेरे प्यारे दोस्तों। इफ़ यू enjoy my video, make sure hit the subscribe button and hit the bell icon. Make sure you get notify if I uploaded new video.